नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी राहत। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़कर 3.6%। मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर गुड्स और इंफ्रा सेक्टर में दिखी अच्छी ग्रोथ। डाइवेस्टमेंट की नई पॉलिसी होगी गेम चेंजर। इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा, उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े बदलाव होंगे। बाजार में दमदार तेजी वाले हफ्ते की बढ़त पर क्लोजिंग। सेंसेक्स 46,000 तो निफ्टी 13,500 के पार बंद। सरकारी कंपनियों, बैंकों और मिडिल शेयरों ने दिखाया दम। सरकार ने फिर की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। पीएम मोदी ने कहा, किसानों के फायदे में है नया कानून। इधर बीकेयू का एक गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट। जिला परिषद चुनाव में समर्थन नहीं मिलने से नाराज बीटीपी ने समर्थन वापस लेने का किया ऐलान। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले में 7 गिरफ्तार। राज्यपाल ने लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कही बात। केंद्र ने मुख्य सचिव और डीजीपी को किया तलब। किसान आंदोलन के बीच पावर सेक्टर में सुधारों पर सतर्क हुई सरकार। प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विवादित मुद्दों पर फिर से होगा विचार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। देश में कोरोना के मामले पहुंचे 98 लाख, लेकिन नए मामलों में लगातार गिरावट जारी। 12 दिनों में 40,000 से कम नए मामले सामने आए। दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है, लेकिन किसानों का आंदोलन पूरे उबाल पर है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार 16 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। टिकरी, गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा है। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो पूरे देश में आंदोलन को फैलाएंगे। इस बीच आज भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि नया कानून किसानों के हितों के खिलाफ है। कल किसान नए कानून के खिलाफ चक्का जाम करने वाले हैं। दिल्ली जयपुर, आगरा जयपुर हाईवे को बंद करने का कार्यक्रम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट करके किसानों को समझाने की कोशिश की है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों पर गौर करने की सलाह दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुनें। इधर बीजेपी नए कृषि कानून के पक्ष में देश भर में मुहिम चलाने की तैयारी में है। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील की है कि किसान आंदोलन खत्म करें, बातचीत से रास्ता जरूर निकलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन से जनता खुश नहीं है। किसान यूनियनों को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे कोई कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है। इधर हरियाणा की खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि सरकार में वो तब तक ही रहेंगे जब तक कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दे सकते हैं। अगर एमएसपी की गारंटी नहीं रही तो वो भी सरकार में नहीं रहेंगे। मैं तो स्पष्ट पहली सेकंड कर चुका हूं कि आज किसान को उसकी फसल का दाम जो आज वो मांग रहा है एमएसपी पे तौर पर, जब तक मैं अश्योर कर पाऊंगा मैं यहाँ बैठूं। जिस दिन मैं अश्योर नहीं कर पाऊंगा मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूं। और अब किसान आंदोलन से जुड़े अपडेट्स को समझते हैं। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमसे जुड़े हुए हैं। असीम, ये बताइए कि एक तरफ तो सरकार बार बार अपील कर रही है, दूसरी तरफ एक गुट जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। क्या बड़े अपडेट्स हैं? क्या लगता है आपको किसान आंदोलन की दिशा क्या होगी? देखिए, जो किसान आंदोलन है वो अब 16वें दिन में जो है वो पहुंच गया है। सरकार पिछले 3 दिनों से लगातार अपील कर रही है किसानों से कि आए बातचीत करें। सरकार जो है संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक कोई रास्ता जो है वो नहीं निकल रहा है। किसान जो है इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सरकार जो है तीनों बिल वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन जो है वो वापस नहीं होगा।
तो इस बीच जो एक जो बीकेयू यूनियन है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर की है और कहा है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो की जाए। इससे पहले भी 6 यूनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है वो दायर कर चुकी है और उस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सरकार, ये यूनियन सब ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई जो है वो करे और इन सारे कृषि बिलों को रद्द करे, क्योंकि इनसे कॉर्पोरेट्स को जो है फायदा होगा और ये पूरी तरह से इलीगल है, संवैधानिक है, ऐसा ये कृषि यूनियन जो है वो कह रही है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अब सारे किसानों के पास पहुंचने की कोशिश जो है वो कर रही है। 700 सभाएं जो है पूरे देश के अंदर जो है वो की जाएंगी। तो इन सभाओं के जरिए जो है किसानों को इस बिल के फायदे बताने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन आने वाले दिनों में किसान जो है अपना आंदोलन तेज करने का मन जो है बना रहे हैं। कल से चक्का जाम की स्थिति जो है वो शुरू हो जाएगी और 14 तारीख को दिल्ली चलो का नारा जो है वो भी दिया गया। तो दिल्ली में भी धरना जो है 14 तारीख से किसान जो है आगे से देना शुरू जो कर देंगे। जी, तो कल से थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम इस अपडेट के लिए। इधर बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कल हुए हमले के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को डायमंड हार्बर इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस ने हमले से जुड़े मामलों में अभी तक 3 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इन लोगों को दंगा और सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में केंद्र और ममता सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को तलब किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज सुबह केंद्र को कानून व्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। राज्यपाल ने कहा है कि राज्य में लंबे समय से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। कल जो हुआ वो लोकतांत्रिक ढांचे पर एक धब्बा है। 2 दिन पहले मैंने उनको कहा 12 दिसंबर से पहले मिलो, वो कल मिले। क्या करते हैं वो एक अलग बात है। मैं कह चुका हूं भारत के संविधान में बहुत बड़ा दायित्व है और मेरा दायित्व है संविधान की आत्मा बचे। मेरा काम तुरंत रिएक्ट करना नहीं है, मेरा काम है कैन थिंग्स बी रिपेयर्ड। मेरा घटना से यही है सबको कि मई के चुनाव अच्छे हों, शालीनता से हों। और इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ी राहत दिख रही है। अक्टूबर में इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ देखने को मिली है। अक्टूबर आईआईपी बढ़कर 3.6% पर आ गई है। लगातार 6 महीनों की गिरावट के बाद सितंबर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 0.2% की दर से बढ़ा था, जबकि लगातार दूसरे महीने प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -0.6% से सुधरकर 3.5% पर आई है। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, इलेक्ट्रिसिटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ग्रोथ 2.8% के मुकाबले 17.6% पर आई है। हालांकि माइनिंग और प्राइमरी गुड्स ग्रोथ में दबाव दिखा है। और अब बात करते हैं आईसीआरए की प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट अदिति नायर हमसे जुड़ गए हैं। अदिति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब Q2 के जीडीपी आंकड़े आए थे तब भी हमने आपसे बात की थी। अब आईआईपी में पॉजिटिविटी के बाद फिर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ भी लौटती हुई दिखाई दे रही है। आईआईपी आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी क्या है? थैंक यू सो मच। एक्चुअली आज के जो आंकड़े आए हैं वो हमारे अनुमान से तो थोड़े वीकर ही आए हैं। हमने ये एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि 5.5% के आसपास आईआईपी में बढ़ावत की अक्टूबर के महीने में, क्योंकि फेस्टिव सीजन का पुश हमें लगा था कि काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा आईआईपी में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में। तो जो ओवरऑल नंबर 3.6% की ग्रोथ आई है वो हमारे अनुमान के मुकाबले तो थोड़ी वीकर ही है। और दूसरी बात ये भी याद रखनी चाहिए कि पिछले साल अक्टूबर 2019 में 6.6% की गिरावट देखने को मिली थी। तो उसके मुकाबले जो आज आया है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। 3.6% ही इम्प्रूवमेंट है पिछले साल के 6.6 कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर ही है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देता कि जो इकोनॉमिक रिकवरी अभी अंडर वे है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भी एक टेंटेटिव रिकवरी ही है, तो उसको नर्चर करने का काफ़ी ज़रूरत है ताकि वो थोड़ा और ब्रॉड बेस्ड हो जाए। जी, तो रिकवरी का जो पाथ है उसके बारे में भी आपने कमेंट दे ही दिया। आपको क्या लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उस पर जो गैप दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है और आगे रिकवरी का रास्ता किस तरीके का होना चाहिए?
लेकिन हमने जो एनेक्डोटल एविडेंस थी और जो लीड इंडिकेटर्स अवेलेबल थे उनसे ये एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि फेस्टिव सीजन के पहले एक बहुत अच्छा स्टॉक बिल्डअप होगा जो आईआईपी को काफी पुश अप करेगा। तो हमारे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले थोड़ा मॉडेस्ट रिकवरी देखने को मिली है अक्टूबर के महीने में। एंड जो लीड इंडिकेटर्स अभी नवंबर के लिए अवेलेबल है वो तो सभी पॉइंट कर रहे हैं कि अक्टूबर की ग्रोथ के बाद थोड़ा सबड्यूड सिचुएशन नवंबर के महीने में है। बेस इफेक्ट उल्टा हो गया, दिवाली इस बार नवंबर में थी अक्टूबर की जगह, तो छुट्टियां भी ज्यादा थी नवंबर के महीने में। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि नवंबर के महीने में आईआईपी की ग्रोथ इस 3.6% के मुकाबले कम हो जाएगी। और ये हम अभी रूल आउट नहीं कर सकते कि वापस एक छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन भी दिख सकती है जी नवंबर के महीने में। जी, तो एक चेतावनी सी है अदिति जो बता रहे हैं उसके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदिति हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू। बढ़ते हैं खबर में आगे। इधर इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा है कि डाइवेस्टमेंट की जो नई पॉलिसी बन रही है वो देश के लिए गेम चेंजर होगी। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी में उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक प्राइवेटाइजेशन पर भी बड़ी बातें होने वाली है। This policy, we have a lot of ambition in the sense that we should not do something routine here and something that dies down after a few years. So that is why it has taken a little longer than what it should have taken. But let me, through you, say this, that the policy will be very ambitious, more than what is anticipated by all of you. And I think this will bring a paradigm change in the way we think in the government and the way we do things in the government. And we'll also see, like what the Education Secretary was telling you about the implementation will also come along with it. So we should see a lot of action on that. और अब बात बाजार की, जहां हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स एक बार फिर 46,000 के पार टिका है और निफ्टी 13,500 थमा है। आज काफी उठा पटक देखने को मिली, लेकिन बाजार निचले स्तरों से सुधरकर हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। आज एफएमसीजी, सरकारी कंपनियों, सरकारी बैंकों और मेटल शेयरों की ओर से तेजी देखने को मिली। हालांकि आईटी और फार्मा पर दबाव रहा। इस हफ्ते बाजार तकरीबन 2% मजबूत हुआ है। किसान आंदोलन के बीच पावर सेक्टर सुधारों पर सरकार सतर्क हो गई है। प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के कई प्रावधानों पर राज्यों को एतराज है, लिहाजा इसे अंतिम रूप देने से पहले दुविधाओं को दूर किया जाएगा। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ऊर्जा मंत्रालय विवादित मुद्दों पर फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। डिटेल लेते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, ये बताइए क्या है पूरी खबर, डिटेल क्या है? देखिए, प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के कुछ प्रावधानों पर किसानों को दिक्कतें हैं। इसके कुछ बिंदुओं पर राज्य सरकारों को भी दिक्कतें रही हैं, जिसमें सुधार की मांग पहले की गई है। अब जबकि किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और उनकी मांगों में एक अहम मांग ये भी है, लिहाजा सरकार पावर सेक्टर में रिफॉर्म को लेकर ज्यादा सतर्क हो गई है। इस बात की रणनीति बनी है कि जो तकनीकी दिक्कतें हैं या जो भ्रम की स्थिति बनी है उसको पहले दूर किया जाएगा, उसके बाद ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा मंत्रालय जल्द ही कंसल्टेशन की जो प्रक्रिया है उसको फिर से शुरू करने वाला है और राज्य सरकारों के साथ बैठक जो है वो की जाएगी। जो भ्रम की स्थिति बनी है उसमें किसानों के या कंज्यूमर के मन में ये बात आ गई है कि सरकार जो है रिफॉर्म के जरिए जो पावर सेक्टर की सब्सिडी है उसको खत्म करने वाली है, जबकि नए प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सब्सिडी की व्यवस्था रहेगी। राज्य सरकारों के पास अधिकार होगा कि वो कितनी सब्सिडी दें, किसको सब्सिडी दें, लेकिन उसमें डीबीटी प्रक्रिया जोड़ी जाएगी, मतलब कंज्यूमर के खाते में सीधे तौर पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा एक व्यवस्था फ्रेंचाइज मॉडल का है कि रिफॉर्म की प्रक्रिया में इसको शर्त के तौर पे जोड़ा गया है कि अगर डिस्कॉम को सरकार से आर्थिक सहयोग लेना है तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में निजी कंपनियों को फ्रेंचाइज देना होगा। इस पर राज्य सरकारों को ऐतराज है, लिहाजा सोर्स हमें बता रहे हैं कि इसमें सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा जो कैटेगरी निर्धारित करने की बात है कि किस कैटेगरी के कंज्यूमर को सब्सिडी देना है या नहीं देना है, ये अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा। ये जो सुधार की प्रक्रिया है उस पर राज्यों के साथ पहले सहमति बनाई जाएगी, इसलिए कंसल्टेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है और उसके बाद ही सरकार इसको अंतिम रूप देगी। फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल में घर खरीदारों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। खासकर रेडी टू मूव इस कैटेगरी में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट सर्च पोर्टल नो ब्रोकर के ताजा सर्वे में ये ट्रेंड देखने को मिला है। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या डिटेल्स हैं? सर्वे क्या क्या बातें बता रहा है? देखिए, नो ब्रोकर के सर्वे में जो खास बात निकलकर सामने आई है वो ये कि नए साल में घर खरीदारों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो आंकड़ा दिया गया है, जो प्रतिशत दिया गया है ऐसे लोगों का, वो करीब 82% है। यानी 82% लोगों ने जनवरी 2021 में अपना नया घर खरीदने की इच्छा जताई है। वहीं अगर मैं डेमोग्राफिकली इसको देखूं तो जो एज ग्रुप है वो 25 से लेकर 40% के लोगों का सबसे ज्यादा है। करीब 63% एज ग्रुप इसी में आता है जो चाहते हैं कि वो जल्द ही नए साल में अपना घर खरीदे। इसके अलावा अगर 2 BHK और 3 BHK की देखा जाए तो 48% लोग हैं जो 2 BHK घर खरीदना चाहते हैं। वहीं 29% लोग ऐसे हैं जो 3 BHK घर खरीदना चाहते हैं। अब कौन से टॉप शहर है उनमें दिल्ली, NCR और चेन्नई शामिल है जहां जो लोगों की पहली पसंद है घर खरीदने के लिहाज से। वही अगर मैं इंडिपेंडेंट हाउसेस की बात करूं तो हैदराबाद सबसे ऊपर है इस लिहाज से। इसके अलावा 61% लोग जो किराए पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, किराए का घर अपना चेंज करना चाह रहे हैं, उन्होंने इच्छा जताई है कि वो अब हाउसिंग सोसाइटी में ही किराए का घर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और यहां हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आइए बढ़ाएं कदम और साथ ले चलें देश को नई ऊंचाइयों की ओर। ITC पेश करते हैं स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की एक पहल। ITC, सब साथ बढ़ें। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। और अब बात करते हैं टेलीकॉम अपडेट की। CNBC Awas and Salazar Techno Engineering present Telecom Update. 5G सेवाओं के लिए ग्राहकों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संकेत दिए हैं कि रिलायंस जियो जून 2021 से 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। हालांकि मुकेश अंबानी के मुताबिक 5G सेवाओं की शुरुआत से पहले सरकार को इससे जुड़े नीतिगत कदम उठाने होंगे। हाई स्पीड 4G सेवाओं का मजा लेने के बाद अब आपको 5G सेवाओं के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। भारत में 4G सेवाओं की शुरुआत करने वाली कंपनी रिलायंस जियो ने जून 2021 में 5G सेवाएं शुरू करने के संकेत दे दिए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में मुकेश अंबानी ने कहा कि इसके लिए सरकार को 5G पॉलिसी से जुड़े हुए कदम उठाने होंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो की 5G टेक्नोलॉजी, नेटवर्क और हार्डवेयर पूरी तरह से स्वदेशी होगा। रिलायंस जियो के जरिए कंपनी आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा करेगी। Jio Platforms, with its family of over 20 startup partners, has built world-class capabilities in artificial intelligence, cloud computing, big data and machine learning, Internet of Things, mixed and virtual reality cloud, and blockchain. We are creating compelling homegrown solutions in education, healthcare, agriculture, infrastructure, financial services, and new commerce. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सभी लोगों को एक साथ आना होगा ताकि 5G सेवाओं की शुरुआत हो सके और भारतीय इसका फायदा उठा सकें। The future holds great potential with the rapid technology progress. We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians.
5G सेवाओं की शुरुआत से पहले सरकार को पॉलिसी से जुड़े कई कदम उठाने होंगे ताकि 5G सेवाएं सस्ती हों और आसानी से सब लोगों तक अपनी पहुंच बना सके। कस्टमर के लिए एक ऐसी कंपेलिंग प्रपोजिशन पेश करें कि कस्टमर इन सर्विसेज को लेने में किसी भी तरह की कोई झिझक ना करे। इसके लिए जरूरी है कि जो भी हैंडफोन है वो एक सही मूल्य पर उपलब्ध हो। कंटेंट प्रोवाइड करने वाले जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स हैं वो अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन बनाएं। अगर सरकार तुरंत कदम उठाकर पॉलिसी से जुड़ी बाधाओं को दूर करती है तो 5G सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच सकती है। असीम मनचुंदा, दिल्ली। राजस्थान में गहलोत सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। राज्य में बीटीपी के 2 विधायक हैं। गहलोत सरकार बीटीपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर ही टिकी है। खबर है कि डूंगरपुर में जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने के बाद बीटीपी नाराज है और उसने गहलोत सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।